वन कारगिल वॉर के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसी 25 साल को बताते हैं तो 1999 में 1999 में पाकिस्तान ने एक दुस्साहस किया था कि वो कारगिल द्रास के जो पहाड़ी है 12 से 15,000 फुट के ऊपर उसको कैप्चर करके उसको ऑक्यूपाई करके बैठ गया था। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था, कारगिल में एक पराक्रम दिखाया था। हम उन शहीदों को, उन ब्रेव सोल्जर्स को, माताओं बहनों को, जिनके पति, जिनके भाई या जिनके घर के मेंबर्स इस कारगिल वॉर में शहीद हुए या उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस वॉर में हिस्सा लिया था, उनको हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से यहाँ पर एक बार सैल्यूट करना चाहेंगे और वीर बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो ये कारगिल वॉर जो हुआ था 1999 में, ये क्यों हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत तौर से जान लेते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये मेरे चैनल की लिंक भेज दीजिए जो इस टाइप के कंटेंट जो है देखना चाहते हैं और अपना करंट नॉलेज या अपना हिस्ट्री का नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं 25 साल पहले इंडियन आर्मी ने जो कारगिल में अपना पराक्रम दिखाया था, एक जो ब्रेवरी दिखाई थी, अपनी जो एक ताकत दिखाई थी पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी डिफेंस रिलेटेड जितने भी पर्सन थे या वेस्टर्न वर्ल्ड को, उसके बारे में जान लेते हैं। हम थोड़ा 50 साल पीछे, 60 साल पीछे आते हैं। आपको पता ही होगा 1971 में इंडियन लीडरशिप और इंडियन आर्मी मिलकर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देती है, जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं। ये किसी जमाने में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में हम बांग्लादेश को आज़ाद करा लेते हैं पाकिस्तान से और 1971 में 96,000 जो पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं वो इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को छोड़ दिया जाता है। वहां से इंडिया की तरफ से एक मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है कि वो कश्मीर का जो डिस्प्यूट है इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते। अब हम फास्ट ट्रैक में 1984 में आ जाते हैं। 1984 खालिस्तान की मूवमेंट पीक पर थी और खालिस्तान का जो दहशतवादी था जनरल भिंडरवाला, इसको पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा, आईएसआई जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रही थी, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही थी, हथियार प्रोवाइड कर रही थी और खालिस्तान के जितने बंदे हैं उनको पंजाब में ट्रेनिंग देके भेजा जा रहा था। पंजाब को जो है एक तरह से जलाया जा रहा था और पंजाब का जो वातावरण है पूरा ही खराब कर दिया गया था। वहां पर इंडियन आर्मी को बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं। पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है, जिसमें इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटी उठानी पड़ती है। जनरल भिंडरवाला जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ पंजाब जो है एक बार टेररिज्म के एक दौर में चला जाता है, जहां पर पंजाब में बहुत ही ज्यादा खून खराबा होता है और पूरे देश का माहौल बिगड़ जाता है। इसकी सजा देने के लिए इंडियन आर्मी 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करती है और सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो जमीन से 15 से 17,000 फीट के ऊपर है और ये जो ग्लेशियर है 20,000 फुट तक ऊपर चला जाता है, इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन है, वहां पर इंडियन आर्मी 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करती है और सियाचिन ग्लेशियर को पूरा अपने हिरासत में ले लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान जो है सियाचिन ग्लेशियर पर अपना क्लेम करता था और कुछ विदेशी पर्यटकों को अपना वीजा देके वहां पर सियाचिन ग्लेशियर में भेजता था। इसका जो इंडियन आर्मी को और इंडिया की सुरक्षा एजेंसीज को और खुफिया एजेंसीज को जब इस बारे में पता चलता है तो वो एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, ऑपरेशन मेघदूत। 1984 और सियाचिन ग्लेशियर इंडियन आर्मी अपने कब्जे में ले लेती है। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर इंडियन आर्मी जब अपने कब्जे में लेती है तो वहां पर एक जो कमांडो था परवेज मुशर्रफ, उस टाइम कमांडोज हुआ करते थे, वो और उनके जो दोस्त थे इस ऑपरेशन मेघदूत में जो है इंडियन आर्मी के हाथों से मात खाते हैं और सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के पास आ जाता है। वो जो टीज रहती है, वो जो कसक रहती है, परवेज मुशर्रफ के दिल में बसी रहती है। वो राहे बगाए जो है इसकी कसर निकालने के लिए और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो फिर से पाकिस्तान को रिटर्न दिलाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ट्राई करते रहते, प्रयास करते रहते हैं। तो 1984 के बाद जब परवेज मुशर्रफ 1999 में नवाज शरीफ उनको पाकिस्तानी आर्मी का हेड बनाते हैं, तब उनको एक अपॉर्चुनिटी विंडो दिखाई देती है, एक खिड़की दिखाई देती है कि उनकी जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में फजीहत हुई थी, जो एक पाकिस्तान आर्मी की नाक कटी थी, उसको वो इमेज को सुधारना चाहते पाकिस्तानी आर्मी की। और अपनी भी जो एक इमेज खराब हुई थी उनकी 1984 में जब सियाचिन इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कब्जा लिया था और अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ को एक विंडो दिखाई देती है। यहीं से परवेज मुशर्रफ अपने खुफिया दिमाग से, अपने शैतानी खोपड़ी से एक प्लान लॉन्च करते हैं। वो जो है पाकिस्तान की इन्फेंट्री ब्रिगेड, जो कि मेनली बलोच पर्सन जहां पर डिप्लॉय होते हैं और खासकर शिया, इनको कारगिल और द्रास की पहाड़ियों पर, पीक पहाड़ियों पर भेज देते हैं। जब इंडियन आर्मी वेदर जब खराब होता है, वहां पर जब बर्फ गिरने लगती है और जब
ह्यूमन वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे वेदर पर पाकिस्तान इंडियन आर्मी वो पोस्ट छोड़कर नीचे आ जाती है, क्योंकि वो ये जो पोस्ट होती है ये 12 से 15,000 की हाईएस्ट फीट पर होती है। वहां पर ह्यूमन को सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। आज से 25 साल पहले इंडियन आर्मी के पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, ऐसे लॉजिस्टिक चीजें नहीं थी कि वो 12 से 15,000 फीट के हाइट पर सर्वाइव कर सके, और साथ साथ हमारा इतना बजट भी नहीं था कि हम उनको वहां पर राशन पानी या लाइफ सेविंग चीजें प्रोवाइड कर सके। तो इंडियन आर्मी जब वेदर खराब होता था, वहां पर जब ठंडियों का मौसम चलता था, तो वो पोस्ट छोड़कर नीचे आ जाती थी। उसी टाइम का और उसी सिचुएशन का पाकिस्तानी आर्मी जो है फायदा उठाती है और अपने ट्रूप्स जो है मुजाहिदीन के भेष पर वहां पर बैठा देती है, अपने पोस्ट बना लेती है, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वहां पर एक टाइप से प्रिपेयर हो जाती हैं वॉर के लिए। अब बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, इंडियन लीडरशिप और पाकिस्तानी लीडरशिप, वो भी आपको समझना जरूरी है। इंडिया के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी साहब, वो जो है लाहौर में बस यात्रा लेके जाते हैं, पाकिस्तान के मीनारे पाकिस्तान में जाके वहां के लोगों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लाहौर एग्रीमेंट को साइन करना, ये सब वहां पर बैकग्राउंड में ढकोसला चालू रहा लीडरशिप को। वहां पर इंडियन लीडरशिप बिल्कुल ही इस जो घुसपैठ हुई पाकिस्तान की, इसके बारे में अवेयर नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस है, वो पूरा ही फेल हो जाता है। इंडिया की रॉ भी फेल हो जाती है, खुफिया एजेंसी भी फेल हो जाती है, जम्मू कश्मीर का जो इंटेलिजेंस है वो भी फेल हो जाता है, और आर्मी का खुद का इंटेलिजेंस वहां पर फेल हो जाता है, क्योंकि इनको समय रहते हुए टाइम पर ये जो पाकिस्तान का जो इंडियन टेरिटरी में एक टाइप से घुसपैठ हुई थी, उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। जब वाजपेयी लाहौर से रिटर्न आते हैं और 2-4 महीने बाद मई के महीने के आसपास जब इंडियन आर्मी को लोकल चरवाहों से जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनसे पता चलता है कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक मुजाहिदीन जो कारगिल और द्रास की पहाड़ियों पर 15 से 12,000 की पहाड़ियों पर फिट पहाड़ियों के ऊपर जाके बैठे हैं, तो इंडियन आर्मी अपने कुछ जो है सैनिकों को वहां पर भेजती है वेरिफिकेशन करवाने के लिए। रिटेलिएट में पाकिस्तानी आर्मी जो है हमारे सैनिकों को वहां पर बंदी बना लेती है, कुछ सैनिकों को ब्रूचुअली मारा जाता है, आंखें निकाल ली जाती हैं, सिगरेट के धब्बे उनके बॉडी में पाए जाते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से उनको मारा जाता है। तब इंडियन आर्मी और इंडियन खुफिया एजेंसीज जागती हैं और इसका एक वो प्लान बनाना चालू करती हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर और कितनी हाइट पर, ऊंचाई पर पोस्टेड जो है वो काबिज की हुई है। तो एक बहुत ही बड़ा प्लान तैयार किया जाता है, पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है, और इंडियन लीडरशिप जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने का इंडियन आर्मी को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देती है। तो इंडियन आर्मी के पास उस समय लॉजिस्टिक की भी कमी थी, एम्यूनिशन हथियार की कमी थी, साथ ही साथ हमारे पास जीपीएस भी नहीं था कि कौन से लोकेशन पर कितने लोग बैठे हुए हैं, कि कौन से लोकेशन पर पाकिस्तानी और आर्मी जो है क्या वेपन्स लेके बैठी हुई है। इंडिया रिक्वेस्ट करता है अमेरिका से, अमेरिका साफ मना कर देता है जीपीएस लोकेशन प्रोवाइड करने का। उस टाइम सोवियत रूस जो है उसका विघटन हो चुका था, सोवियत रूस जो है फेडरेशन ऑफ रशियन फेडरेशन बना था, लेकिन वो उस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया की हेल्प कर पाए, क्योंकि उस समय रशिया खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। रशिया के 15 ऑलरेडी टुकड़े हो चुके थे और रशिया बहुत ही बुरे दौर में उस टाइम पर गुजर रहा था। उस टाइम पर इजराइल इंडिया की मदद करने सामने आता है, लेजर्स वेपन प्रोवाइड करता है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इंडिया को गाइड भी करता है इस ऑपरेशन में, इस कारगिल युद्ध में। तो इंडिया को उस टाइम पर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पर फेस करना पड़ता है। इंडिया को, इंडियन आर्मी को एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ती है, वहां पर एयरफोर्स को कुछ कैजुअलिटी भी उठानी पड़ती है, अपने 2-3 फाइटर प्लेन्स जो है उसको लॉस्ट होता है, हेलीकॉप्टर्स लॉस होते हैं, क्योंकि माउंटेन पर पीक पर बैठे हुए टेररिस्ट जो है एंटी टैंक, एंटी हेलीकॉप्टर या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो होती है, स्ट्रिंगर मिसाइल जो पाकिस्तान को अमेरिका ने प्रोवाइड किए, उससे फायर कर रहे होते हैं। हैवी इंडियन आर्मी को कैजुअलिटी उठानी पड़ती है, फिर भी इंडियन आर्मी अपने ब्रेवरी से, अपने ताकत से, अपने जज्बे से जो है टाइगर हिल, K2 ये जो माउंटेन पीक पहाड़ियां हैं वो कैप्चर करती हैं, अपने कंट्रोल में लेती हैं। और पाकिस्तानी आर्मी का एक जो प्लान था कि सियाचिन को जाने वाला जो रूट है उसको तोड़ा जाए और सियाचिन को फिर से एक बार पाकिस्तान में मिलाया जाए, उसको इंडियन आर्मी अपने जज्बे से, अपने ब्रेवरी से, अपने वीरता से, अपने शौर्य से उस प्लान को नाकाम कर देती है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी, ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री की हैवी कैजुअलिटीज हुई थी जिसको पाकिस्तान क्लेम नहीं करता, और इनके जो सैनिक मारे जाते हैं इनके बॉडीज को भी लेने को पाकिस्तान तैयार नहीं होता है। यहाँ पर इंडियन आर्मी एक ह्यूमैनिटी दिखाती है और पाकिस्तान के सोल्जर्स को प्रॉपरली जनाजा पढ़ के दफनाया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान का मिस एडवांटेज जो होता है, मिस मतलब दुस्साहस जो होता है, वो पूरी दुनिया देखती है। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से भी पाकिस्तान पर एक प्रेशर किया जाता है, जिसके वजह से ये युद्ध जो होता है, जो न्यूक्लियर पावर्स उस टाइम पर 1999 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर
टेस्ट कर चुका था और इंडिया के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब थे। तो यहाँ पर एक जो 1999 में 2 न्यूक्लियर देशों की जो भिड़ंत दिखती है, उसमें दुनिया एक प्रेशर करके पाकिस्तान को ये युद्ध जो है अवॉइड करने के लिए प्रेशराइज़ करती। तो इंडियन आर्मी के ब्रेवरी की वजह से, इंडियन आर्मी के शौर्य की वजह से और इंडियन आर्मी के ताकत की वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का ये जो प्लान है कश्मीर को कब्जाने का, चौथी बार भी फेल हो जाता है। तो हम सैल्यूट करते हैं हमारे वो वीर जवानों की जो इस कारगिल वॉर में शहीद हुए हैं, उन माताओं बहनों को जिन्होंने अपने प्यारों को इस कारगिल वॉर में खोया हुआ है, साथ ही उन बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को इस कारगिल वॉर में शहीद किया है। लौट के आते हैं हमारे लीडर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, उसका एक जीता जागता नतीजा हमको कल दिखाई देता है, उदाहरण दिखाई देता है, जहां पर पंजाब के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जो हैं चरणजीत सिंह चन्नी और रणवीर सिंह बिट्टा, ये जो हैं बीएन सिंह बिट्टा के ग्रैंडसन है, इनके साथ हमको तीखी नोक झोंक वहां पर दिखाई देती है। चन्नी जो है बीएन सिंह बिट्टा के फैमिली तक, पर्सनल लेवल तक चले जाते हैं और उनके फैमिली मैटर पर भी कुछ टिप्पणियां करते हुए दिखाते हैं। वहीं जो है बिट्टू जो हैं, बिट्टू भी उनके पर्सनल अटैक करते हुए दिखा देते हैं। पंजाब से सबसे भ्रष्ट सीएम और मी टू के एलिगेशंस चन्नी पर लगे हुए हैं। इतना सारा संसद में खड़े होकर सब सांसद इस जो फाइट होती है, इनकी जो मुंह जबानी कन्वर्सेशन होता रहता है, उसका मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ चन्नी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते देते जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर है अमृत सिंह पाल, जो करंटली एनए से लगा हुआ है और आसाम की डिब्रूगढ़ में जेल में बंद है, और जो खाडूर साहिब लोकसभा सीट से चुन के दिल्ली में आया हुआ है, तो एनए से लगा होने की वजह से वो जेल में बंद है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको संसद में आने नहीं दे रही और खंडूर साहिब सीट की पब्लिक जो है उनकी जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो लोकसभा में अमृतपाल सिंह ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। तो इंडियन लीडरशिप या भारतीय जो राजनेता है उनका विजन कैसा है, वो कितना पॉलिटिक्स में भारत को डैमेज करना चाह रहे हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, इसका हमको एक उदाहरण कल भारतीय संसद में दिखाई देता है। हम होप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इंडिया के जो लीडर्स हैं, जो राजनेता हैं, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे और इंडिया की ग्रोथ के बारे में और इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में इस संसद में कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता अपने पैसा के मेहनत के और पैसे के दम पर ऐसे लीडर्स को लोकसभा राज्यसभा में भेजती है और ये लोकसभा राज्यसभा में जाके अटपटी बातें करते हैं, बिना सर पैर की बातें करते हैं और इनका मजा इंडिया के लोग तो लेते ही लेते हैं, बाहर वाले भी लोग लेते हैं और इंजॉय करते हैं ऐसी कंट्रोवर्सी को, ऐसी बिना सर पैर वाली बातों को। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।